Hello everyone, welcome to Y Academy. Myself Amit Kumar. Today I am here to discuss the answer key and solution of साहू स्क्रीनिंग टेस्ट. जैसे कि आपको पता है आज आपका साहू स्क्रीनिंग टेस्ट स्टेट बोर्ड का पेपर हो गया है. तो आज हम लेके आए हैं उसका आंसर की और साथ में सॉल्यूशन भी. ठीक है, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, हमारा स्कोर कैसा रहेगा. ठीक है, तो आगे आप उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो. ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. सो क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है? फॉर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू +1 for a plane mirror. This is the magnification of plane mirror. Okay, choose the correct significance of that. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है पूछ रहा है. ठीक है, तो आपको पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और ये दिया गया है 1 +1. तो इसका मतलब ये +1 कब होगा? जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे. ठीक है कि नहीं? तभी जाके मैग्निफिकेशन +1 आएगा. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो तभी तो +1 आएगा जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के साथ इक्वल हो जाएगा, तभी तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू +1 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चॉइस आप ले सकते हो? क्वेश्चन नंबर 31 1 इज द आंसर. 1, ऑप्शन नंबर 1. Let us move to the next question, question number 32. Identify the object image formed at B due to the plane mirror. Plane mirror is given like this. Okay, and one ray is coming like this and another ray is coming like this, and they are reflected from the plane mirror and meet at point B. क्या हो रहा है? दो रे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं और प्लेन मिरर पे इंसिडेंट कर रहे हैं. इंसिडेंट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं. तो आप देख सकते हो द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग. सही में मीट कर रहे हैं, दे आर नॉट अपियरिंग टू मीट. ठीक है, तो ये एक्चुअल में मीट कर रहे. जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है? रियल इमेज फॉर्मेशन होता है. तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? रियल इमेज होना चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 32 1 इज द आंसर. 1 इज द करेक्ट चॉइस. ठीक है, चलो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को. क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 में हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका डायग्राम दिया गया है. करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल रखा गया है. ठीक है, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है. सही बात है. ठीक है, तो पूछ रहा है जब करंट का डायरेक्शन ये है, इस तरफ करंट जब मूव कर रहा है तो ये जो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा? ये मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा? तो आपको पता है करंट जिस डायरेक्शन में मूव करता है, करंट अगर इसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो नॉर्थ पोल जो है इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा और साउथ पोल इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, तो अगर ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे सामने था, अगर सामने होता तो क्या होता? नॉर्थ पोल जो है वो हमसे दूर जाएगा और साउथ पोल हमारे पास आएगा. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉर्थ पोल
moves away from us, नॉर्थ पोल मूव्स अवे फ्रॉम अस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, चॉइस नंबर 4। ठीक है, चॉइस नंबर 4। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करते हैं। A cricket ball of mass 100 ग्राम, इसका मास कितना दिया गया है 100 ग्राम, एंड ग्राम इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ मास। ठीक है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। मूविंग विथ ए स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, कितने स्पीड में ट्रैवल कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय ए प्लेयर, तो यहाँ पे एक प्लेयर है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेयर है, ये क्या कर रहा है फोर्स अप्लाई करके ये बॉल को रोक दे रहा है। रोक दे रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। ठीक है, और इस बॉल को रोकने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है 0.2 सेकेंड। कितना टाइम ले रहा है 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, टाइम इज गिवन। कैन यू फाइंड एक्सेलरेशन? यस, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, तो डिसेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन भी बोल सकते हो। तो रिटार्डेशन कितना हो रहा है बताओ, 0 - 50 डिवाइडेड बाय 0.2, तो कितना हो गया -50 डिवाइडेड बाय रेडी 2/10, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -500 डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट विल बी -250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में था, ये सेकेंड में था, तो इसका यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, दिस इज रिटार्डेशन, दिस इज डी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन तो है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा, हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो आदमी है, ये जो प्लेयर है, ये कितना फोर्स अप्लाई करके इस बॉल को रोक रहा है। ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी आपको पता है फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। मास इज गिवन, मास इज 100 ग्राम, बट अगर आप 100 लिख दिए तो गलत हो गए वहां पे। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम से केजी को, क्योंकि जो केजी है दैट इज एसआई यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 1000 डिवाइड कर दूंगा। एक्सेलरेशन कितना है -250, -250। अगर आप उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हो तो सिर्फ 250 ले लो। ठीक है, तो ये एक 2 कट गया और इधर एक कट गया, तो कितना बचा 25 न्यूटन। ठीक है, 25 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 34, चॉइस नंबर 3, 25 न्यूटन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को एक लड़का थ्रो कर रहा है। ठीक है, इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और इसका मास भी दे दिया गया है, दिस मास इज m विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इसका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है दैट इज u। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। अच्छा, आपको पता है when an object is thrown in vertically upward direction it will reach a maximum height and then fall down। ठीक है, एक मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा, उसके बाद गिर जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज यहाँ तक इसने रीच किया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे
जब यहाँ से शुरुआत करता है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम होता है। धीरे 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 इसका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज करते 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 यहाँ पे वेलोसिटी हो जाता है 0, बट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन तो रहेगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ना यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन भी होगा इस पॉइंट पे। वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस है दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 3, 0 मीटर पर सेकेंड एंड द एक्सेलरेशन इज जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 36 आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। ठीक है, अच्छा करते हैं। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर एंड दैट इज इक्वल टू 1000 किलो मीन्स 1000 वाट इंटू 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। ठीक है, तो 1000 वाट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल पर सेकेंड लिख सकता हूँ। ओके, 3600 सेकेंड, सेकेंड विल बी कैंसल आउट, तो ये 36 को यहाँ ले आओ, कितने जीरो है 3 2 5, तो 36 इंटू 10⁵। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को अगर इधर ले आऊं मैं तो कितना बचेगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस आपका क्या होगा, करेक्ट चॉइस होगा आपका चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 इज फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। Question number 37. A circular loop is given. Okay, circular loop is given, and this is the axis of circular loop, and here is a bar magnet, and this is the north pole, and this is the south pole. He is asking, this bar magnet is moved away from the circular loop. क्या हो रहा है कि ये जो बार मैग्नेट है ये सर्कुलर लूप से दूर जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो बार मैग्नेट है उसको हम दूर दूर लेके जा रहे हैं, सर्कुलर लूप से दूर लेके जा रहे हैं। अच्छा बताओ, जब यहाँ पे बार मैग्नेट था तो यहाँ से जो निकलने वाला जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये कैसे निकलेगा, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे एंटर करता है ना, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे। These are the magnetic lines of force. ठीक है, These are the magnetic lines of force. और ये नॉर्थ पोल से बाहर निकल के साउथ पोल पे जाते हैं। सही बात है। ठीक है, जैसे ही हम मैग्नेट को मूव करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये सर्कुलर लूप के साथ लिंक हुए हैं वो क्या होंगे, चेंज होंगे। और कैसे चेंज होंगे, दैट विल डिक्रीज। ठीक है, सो व्हेन वी मूव मैग्नेट away from the circular loop, the magnetic lines of force will decrease. The magnetic lines of force linked with the circular loop will decrease. और ऐसे बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर विल बी ए इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ देयर विल बी ए इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसी ईएमएफ की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा। तो पूछ रहा है कि करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, और करंट अगर प्रोड्यूस होगा ये सर्कुलर लूप में, आइदर ये सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो आपको पता है अगर सर्कुलर लूप में अगर
क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करता है तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब 10th में पढ़ चुके हो, अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करता है तो ये ऑब्जर्वर को साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे निकल रहे होंगे। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आप देखोगे अगर इसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स राइट हैंड रूल के थ्रू, तो आप ऐसे देखोगे कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये बाहर से ऐसे क्या कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, और बाहर से अंदर घुसने वाला जो जगह होता है ये, ठीक है, ये साउथ पोल में क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करते हैं। ठीक है, तो जहां लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करते हैं उसको ही साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे जब ये सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे कि बाहर से अंदर जाते हुए आपको दिखेंगे लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे ये साउथ पोल जनरेट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं बता सकता हूँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करता है लूप में, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे जो पोल आपको दिखेगा, ठीक है, ये नॉर्थ पोल दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आप ये मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो यहाँ पे करंट जो है क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करेगा। ठीक है, किस सेंस में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करेगा। और जब क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल जनरेट होगा, साउथ पोल जनरेट होगा। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे आपको सुनने को मिला होगा लेंस लॉ। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, वो ऐसा प्रोड्यूस होता है कि ये जो अपने क्रिएटर को अपोज कर सके। ठीक है, अगर ये दूर जा रहा होगा तो ये बोलेगा कि नहीं नहीं दूर मत जाओ, तुम पास में ही रहो, तो क्या करेगा, ये फटाक से साउथ पोल क्रिएट कर लेगा, तो साउथ पोल ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये पास में आएगा, ठीक है, तो पास में आएगा तो लेंस लॉ क्या बोल रहा है, कि पास में आएगा तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, तो ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्रिएटर है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो क्रिएटर है, उसको ही ये अपोज कर रहा। ठीक है, अगर दूर जा रहा है तो साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, अगर पास में ला रहे हो तो नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 37 का 3। क्वेश्चन नंबर 38, question number 38, the resistance of a wire of length 4 meter, length is given 4 meter, area of cross section is also given, that is 0.02 centimeter square. Resistivity of the material is given, resistivity is 6 into 10 to the power minus 4 ओम मीटर। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये तो एसआई यूनिट में है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टिविटी है ये भी एसआई यूनिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दैट इज नॉट द करेक्ट यूनिट, दैट इज नॉट द एसआई यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, है कि नहीं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको। ठीक है, रेजिस्टिविटी कितना हो गया, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ओमेगा, मतलब ओम मीटर, ये
सिंबल ना लिखे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी लिख लो, आपको समझ आएगा कि रेजिस्टेंस का यूनिट जो है ओम में आएगा। ठीक है, अच्छा लेंथ कितना आएगा, लेंथ 4 मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 0.02 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो यूनिट आएगा ओम आएगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 ऊपर बचा हुआ है। अच्छा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और इधर क्या बचा हुआ है 2/100, तो 100 ऊपर ले लो, 0.02 था, मैंने 2/100 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 हो गया, 6 में मल्टीप्लाई करोगे 12 और 100 मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ओम ही बचा हुआ है, देखो बाकी सब कट हो गया। तो यहाँ पे 1200 ओम जो है वो चॉइस नंबर 3 पे है, चॉइस नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 38, चॉइस नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 4 फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो उनका यूनिट्स आपको बताना है। तो करेंट आपको पता है, करेंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो इसका यूनिट क्या होने वाला है, कूलम्ब अपॉन सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद दिया गया है पोटेंशियल। अच्छा पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वोल्ट में मेजर किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल का यूनिट क्या है, पोटेंशियल का यूनिट जो है वोल्ट है। अच्छा मैं बता देता हूँ एक बार, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है कि नहीं, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क डन जो है जूल में मेजर करते हो और चार्ज को कूलम में मेजर करते हो, जूल पर कूलम। ठीक है, और ये जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। सही बात है, जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोलते हैं। तो करेंट का यूनिट क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड, तो करेंट का यूनिट है कूलम पर सेकेंड, और पोटेंशियल का यूनिट है जूल पर कूलम, उसके साथ साथ वोल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ईएमएफ दिया गया है, ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कौन सा चॉइस करेक्ट आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 39 का, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 39 चॉइस नंबर 2। ओके, चॉइस नंबर 2 जो आप देखोगे, चॉइस नंबर 2 इज बेस्ट सुइटेबल आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टन हाइट, बॉल है एक सर्टन हाइट से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, सर्टन हाइट ऑफ टावर। ओके, यहाँ पे एक टावर है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इस बॉल को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, अच्छा जब बॉल को ऐसे ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, ये आप सबको पता है। ठीक है कि नहीं, और अगर अर्थ के सरफेस पे ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन भी आपको सबको पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ही होगा। ठीक है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि यहाँ पहुंचने के बाद 19.6 मीटर में पहुंचने के बाद, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा बताओ, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, और एस मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस पता है, क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, और क्या क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे आप बताओ जो गिवन डेटा है उस हिसाब से कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन सही बैठेगा, मतलब उसको यूज करके हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो टाइम तो नहीं है, ठीक है, तो ये टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो ये सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हमारा कोई काम का नहीं, क्योंकि टाइम तो है नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। लेकिन जो पहला इक्वेशन है इसको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है कि नहीं, इसमें सारी चीजें है। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो है ये तो जीरो है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 2a, ए मतलब क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस, एस कितना है 19.6। अच्छा, तो 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर, तो v कितना हो जाएगा, v कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40 चॉइस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 40 चॉइस नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। An object of mass 9.8 kg, अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है 9.8 kg का, उसको फॉल कराया जा रहा है। ठीक है, और एक टावर से फॉल कराया जा रहा है, और ये जो टावर है उसका हाइट है 49 मीटर, 49 मीटर। आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक ये गिरने के बाद, ठीक है, टाइम कितना दे दिया गया है 2 सेकेंड, मास दे दिया गया है 9.8 kg। ठीक है, 2 सेकेंड तक गिरने के बाद क्या होगा, अगर एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बोल रहा है कि 2 सेकेंड तक गिरा, उसके बाद क्या हुआ कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डिसअपियर हो गया, सडनली गायब हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का क्या हालत होगा, मतलब वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगा या रुक जाएगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते रहेगा या वेलोसिटी उसका डिक्रीज होगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा बताओ 2 सेकेंड तक गिरने के बाद यहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मास दिया गया है, टाइम दिया गया है, और इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया गया है, लेकिन आप बता सकते हो अगर फ्रीली फॉल कराया जा रहा है, मतलब ड्रॉप कराया जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ, एक्सेलरेशन अर्थ के सरफेस पे गिराया जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारे पास एक टाइम का क्वांटिटी है, तो हम ये यूज कर लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही रहेगा। ठीक है, तो ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है नहीं, ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है नहीं, तो v कितना होगा u तो 0 है, a कितना है, a है 9.8 और टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19.6 हो जाएगा, आई थिंक 19.6, हाँ 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है कि नहीं, वेलोसिटी कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगा दैट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जब इस पोजीशन में पहुंच रहा है 2 सेकेंड के बाद यहाँ पे पहुंच गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो गायब हो जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रुकेगा तो नहीं पहली बात, और ना ही एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है एक्सेलरेशन के लिए फोर्स जरूरी है, अगर फोर्स गायब हो गया तो एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, ना ही रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो उसी वेलोसिटी में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, आपको पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी में इन्फिनिटी टाइम्स तक मूव करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स गायब हो गया, और जब गायब हुआ तभी उसके पास वेलोसिटी था 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट विल मूव विथ दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये मूव करता रहेगा इन्फिनिटी टाइम्स तक। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस नंबर जो है दैट इज चॉइस नंबर 3, 41(3). लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करते हैं। 42 गर्ल ए, लड़की उसका नाम ए है, दूसरी लड़की उसका नाम बी है। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है। तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। गर्ल ए जो है वो भी सेम जॉब कर रही है, ये भी सेम जॉब कर रही है, मतलब सेम टास्क कर रही है, ये भी सेम टास्क कर रही है। और ये जो टास्क कर रही है, ठीक है, ये लग रही इसको लग रहा है 10 सेकेंड और इसको लग रहा है 30 सेकेंड। ठीक है, तो जॉब सेम है, तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो भी सेम है। ये भी डब्ल्यू वर्क डन कर रहा है, ये भी डब्ल्यू वर्क डन कर रही है। सही बात है, दोनों ही सेम वर्क डन कर रहे हैं, लेकिन हमें पता क्या करना है, रेशियो ऑफ वर्क डन। अगर वर्क डन सेम है तो उनका रेशियो क्या होगा, डब्ल्यू अपन डब्ल्यू, दैट इज 1:1। तो पहला तो आंसर मिल गया। दे आर डूइंग सेम जॉब, सेम टास्क। ठीक है, मतलब लड़की जो है वो क्या कर रही है, स्टेयर्स चढ़ रही है। ठीक है, गर्ल ए भी स्टेयर्स चढ़ रही है और गर्ल बी भी स्टेयर्स चढ़ रही है, तो दोनों सेम जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और जो वर्क डन है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि टाइम के ऊपर। ठीक है, तो वर्क डन अगर सेम है तो उनका रेशियो कितना होगा, 1:1। ठीक है, अच्छा वो पूछ रहा है कि पावर जो है, पावर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, इसका पावर सपोज P1 है और इसका पावर जो है P2 है, तो पावर क्या है, W/T1, और यहाँ पे क्या है, W/T2। क्यों लिखा W, क्योंकि W जो है वर्क डन जो है दोनों सेम कर रहे हैं, तो W जो है, इसका जो W है इसका भी W है, मतलब दोनों वर्क डन सेम है। टाइम लेकिन अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, ये T1 टाइम ले रहा है और ये T2 टाइम ले रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा W/W जो है उसको यहाँ पे P1/P2, P1/P2 कितना होगा, W/T1 डिवाइडेड बाय W/T2, W कैंसिल, T2/T2, T2/T1, तो P1/P2 इज इक्वल टू T2/T1। T2 कितना है, 30 सेकेंड, T1 कितना है, सेकेंड, 3:1 रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है आंसर क्या होगा, 1:1, 3:1। तो चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 42। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 43 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 43 है ना, चूज द ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट ओनली। अच्छा आपको पता है डायरेक्ट करंट क्या होता है, टाइम के साथ इंक्रीज करता है, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू पकड़ता है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो सेम रहता है। ठीक है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होता है। दिस इज डायरेक्ट करंट और डीसी। करंट ऑफ हो गया तो इंस्टेंटेनियसली ऑफ नहीं होता, ऐसे धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज कर जाता है। दिस इज डीसी। एसी क्या है, एसी क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में उसका क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज होता होगा। ठीक है, दिस इज एसी, अल्टरनेटिंग करंट। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे चॉइस नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 44 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया गया है? लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 44। स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर, ऐसा एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर है, ठीक है, और इसका साइड दे दिया है ए, ठीक है। और ये जो है ना, ये सॉलिड कंडक्टर नहीं है, ये हॉलो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है, ठीक है। तो जो इनर स्क्वायर है उसका साइड क्या है? बी है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा बताओ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, ये बोला है कि जो रेजिस्टिविटी है उसको आप रो मत लो, उसको आप ले लो सिग्मा ले लो। आप मान लो कि सिग्मा जो है वो आप जानते हो कि सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि सिग्मा जो है उसको आप रेजिस्टिविटी कंसीडर करो। चलो मैं रो की जगह पे सिग्मा लिख दिया, और जो एल है, ठीक है, इस स्क्वायर कंडक्टर का लेंथ कितना दिया गया है? कैपिटल एल, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ये एरिया होगा, ठीक है। और ये तो अंदर से खाली है, हॉलो है, तो ये एरिया होगा। तो ये एरिया कैसे निकालोगे? ये एरिया माइनस ये एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है उसको ये टोटल एरिया से माइनस कर दो। अच्छा कितना होगा? सिग्मा को सिग्मा लिख दिया, एल, ये एरिया कितना है? ए स्क्वायर, और ये अंदर वाला एरिया कितना है? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 44, चॉइस नंबर बताओ, चॉइस नंबर 3, चॉइस नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिया गया है, कार दिया गया है, ट्रक, ट्रेन, हॉर्स कार्ट, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? अच्छा आपको पता है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसका जितना मास उसका उतना इनर्शिया। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो सबसे ज्यादा मास क्या लगता है आपको? ट्रेन का होगा, ठीक है। तो ट्रेन का जो है इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, चॉइस नंबर 3। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो साइक्लिस्ट है जो कि 90 सेकंड लगता है उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सर्कुलर ट्रैक में। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस दे दिया है, रेडियस दे दिया है 90 मीटर, ठीक है। तो और उसको पूरा टाइम कितना लग रहा है? एक बार चक्कर काटने में उसको टाइम लग रहा है 90 सेकंड। अच्छा, देन कैलकुलेट हिज स्पीड। अच्छा स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 2πr। एक बार घूमने के लिए 90 सेकंड लग रहा है, ठीक है। एक बार घूमेगा तो पेरीमीटर कवर करेगा, सरकमफ्रेंस कवर करेगा, 2πr अपॉन टाइम। टाइम 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 कितना लग रहा है? 90 सेकेंड। अच्छा 2 पाई का वैल्यू वो बोल रहा है कि 22/7 ले लो, ले लेंगे, इंटू 90 डिवाइडेड बाय 90, 90 90 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 44/7, ठीक है। स्पीड निकाल रहे हो, यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर। कैलकुलेट द स्पीड। अच्छा 44/7 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? 44/7 इंटू मीटर, मतलब सेकंड जो है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, गलती से नहीं दिया गया शायद। सो यहाँ पे जो चॉइस आएगा क्वेश्चन नंबर 46, चॉइस नंबर 2 आएगा, ठीक है। 44/7 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, लेकिन मीटर जो है वो तो स्पीड का यूनिट है नहीं, आप सबको पता है, ठीक है कि नहीं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 हम डिस्कस करते हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 47, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखो एक कॉन्केव मिरर दिया गया है, ठीक है। और पहले तो क्या कर रहा है, पहले हम क्या करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है आपको पता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज एग्जैक्टली उसी जगह पे फॉर्म होता है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, ठीक है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म होता है, ये आपको पता है, ठीक है। सो अगर रे डायग्राम में ड्रॉ करूंगा, रे डायग्राम के थ्रू मैं दिखा सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो कि ऑब्जेक्ट दिखाई देता हूं मैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये पहला डायग्राम तो करेक्ट है। पूछ रहा है कि कौन सा डायग्राम रॉन्ग है। पहला डायग्राम करेक्ट है। दूसरा डायग्राम देखो, दूसरा डायग्राम जो है ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया आपका और ये ऑप्टिकल सेंटर बन गया, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर बोल रहा हूँ, पोल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनता है, मिरर के पीछे और डिमिनिश्ड बनता है, मतलब छोटा बनता है। तो इमेज यहाँ पे बनेगा कहीं पे, और ये जो बनेगा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, मतलब वो बहुत छोटा बनेगा, ठीक है कि नहीं। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये जो डायग्राम है ये भी क्या है आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में मीट नहीं होते, लेकिन अगर आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो दे विल मीट एट ए पॉइंट, और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो मीट करेंगे, ठीक है। वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा, और कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चॉइस नंबर 3 में प्रॉब्लम है। चॉइस नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि एक कॉनकेव मिरर दे दिया गया है और यहाँ पे फोकस है, और फोकस के ऊपर है आपका ऑब्जेक्ट। अगर फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनता है वो आपको पता है। इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है इन्फिनिटी में, ये आपको सबको पता है, ठीक है। अगर मैं एक इंसिडेंट रे ऐसा निकालूं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा, थ्रू द फोकस, ठीक है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस डायरेक्शन में अगर एक इंसिडेंट रे निकालता हूँ तो ये अपनी पाथ को रिट्रेस करेगा। तो ये देखो, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दे विल मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है। कहाँ मीट करेंगे, इन्फिनिटी में मीट करेंगे। वहां पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया है कि जो इमेज है यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो चॉइस नंबर 3 है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 47 का चॉइस नंबर 3 जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में एक डिजिटल सिग्नल दिया गया है, या आप बोल सकते हो डीसी करंट दिया गया है। ये टाइम एक्सिस है,
और इसमें ये 40 सेकेंड है, ये टाइम एक्सिस है, और ये है करंट इन एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ये था, द करेंट हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको चूज करना है। ठीक है, अच्छा पहला स्टेटमेंट ये था, द करेंट हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अप टू 20 सेकेंड। सेम मैग्नीट्यूड भी है और सेम डायरेक्शन भी है 20 सेकेंड तक, बिल्कुल सही है। जो चॉइस नंबर 2 है वो देखो, द करेंट हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अप टू 40 सेकेंड। 40 सेकेंड तक सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, बिल्कुल गलत है। 20 सेकेंड तक डायरेक्शन अपवर्ड था, और मतलब एक डायरेक्शन में था। ठीक है, और जब 40 सेकंड तक, यहाँ से 20 सेकंड टू 40 सेकंड में डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है कि नहीं, तो डायरेक्शन बदल रहा है। तो चॉइस नंबर 2 यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, चॉइस नंबर 2 दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना था आपको, कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है, विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होता है। अगर हम वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 49 का चॉइस नंबर आपका आ जाएगा 4, चॉइस नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन लाइक दिस, द कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको फाइंड करना है। इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, सो वेलोसिटी विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये हो गया आपका वेलोसिटी, दैट इज कांस्टेंट एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, चॉइस नंबर 4। चलो आप अपने आंसर की चेक कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, उसके साथ साथ आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो कैसा है क्या है। थैंक यू।